हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड, आज से देखिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक मॉडल सेट शुरू कर रहे हैं, जो कि न्यू मॉडल सेट रहने वाला है और ये विज्ञान का है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सेक्शन को मिक्स करके सारा प्रश्न आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। डेली आपको 20 प्रश्न दिया जाएगा और इतने प्रश्न ही आपके पेपर में पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 20 क्वेश्चन। और इस प्रश्न से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा वो सारा हम आपको बताएंगे, ताकि प्रश्न अगर इधर उधर से हो जाए तो आप प्रश्न को मैनेज करके बना लीजिए। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न रहने वाला है, टॉप लेवल का प्रश्न रखे हैं और आपको बिल्कुल टेस्ट के तौर पर लेकर चलना है। लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है कितने स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि 20 प्रश्नों का ये सीरीज रहने वाला है, तो आपको टेस्ट के तौर पर लेके चलना है और स्कोर भी बताना है। तो चलिए शुरू करते आज की सेशन को हम सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग क्या होगा। देखिए, अगर विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, घटेगा। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ध्वनि का वेग जो होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, ठोस हो गया। आपको पता है कि ठोस में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है, सबसे कम किसमें है, निर्वात में है। याद रखिएगा आप सभी। और अगर ध्वनि हवा की दिशा में बहे तो चाल बढ़ेगा, अगर विपरीत दिशा में बहे तो क्या हो जाएगा, चाल घटेगा। तो ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अच्छा बताइए कि हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वो कितना होता है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहे तो इस समय ध्वनि का वेग जो होता है लगभग 344 मीटर प्रति सेकेंड होता है। याद रखिएगा आप सभी। देखिए, ध्वनि की चाल की बात किया जाए तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है ध्वनि की चाल। तो ये फैक्ट पर आपको गौर करना है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा औद्योगिक कचरा। देखिए, औद्योगिक कचरा जो है जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। औद्योगिक कचरा में क्या आ जाता है, जैसे कि कल कारखाने जो देखते हैं वहाँ से जो कचरा निकलता है वो ज़्यादातर जल को प्रदूषित करता है। याद रखिएगा आप सभी। जैसे गंदे नाले हो गया, रासायनिक उर्वरक हो गया, प्लास्टिक कचरा हो गया, ये सभी प्रमुख कारण है इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी तो कि एकल झिल्ली से कौन घिरा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी लाइसोसोम। ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए, लाइसोसोम को हम सभी क्या कहते हैं, सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। जैसे कि अगर कोशिका में कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है या कोशिका का कोई भी अंग खराब हो जाता है तो इसमें क्या करता है, ये एसिड छिड़ककर उसको नष्ट कर देता है। इसके पास एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो उस पर छिड़क करके उसको नष्ट कर देता है। अगर पूरा कोशिका अगर काम करना बंद कर दे तो वो फट जाता है, इसीलिए इसे हम सभी सुसाइड बैग कहते हैं। और ये आपका एकल झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जबकि आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जिसे हम सभी पावर हाउस कहते हैं, ये आपका दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। क्लोरोप्लास्ट भी आपका दोहरी झिल्ली से घिरा होते हैं और न्यूक्लियस भी आपका दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे हम सभी केंद्रक कहते हैं। कोशिका का क्या कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, किसको, न्यूक्लियस को कहा जाता है। किस जीव का प्रयोग जैव खाद्य के रूप में किया जाता है। अजोला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, किसका प्रयोग किया जाता है, अजोला का किया जाता है। और अजोला जो है एक आपका जलीय फर्न है। क्या है आपका, ये आपका एक जलीय फर्न है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है ये। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाता है। क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ता है। तो ये फैक्ट पर आप याद रखिएगा आप सभी। चीज़ें क्लियर हैं जो आप सभी यहाँ देख रहे हैं। स्पायरोगायरा ये क्या है आपका, तो ये आपका एक प्रकार का शैवाल है। तो याद रखिएगा आप सभी। केसिया ये क्या है आपका, ये एक पेड़ है केसिया। और ई कोली जो है ये आपका एक बैक्टीरिया है। याद रखिएगा, यानी कि जीवाणु है ये आपका एक। बाकी बात ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आपसे बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एप्लीकेशन पे लगातार क्लासेस चल रहे हैं, जहां पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, ई बुक सारा चीज़ आपको दिया गया है। और लास्ट में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को जाँच पाइएगा।
तो मिनिमम फी में अभी तैयारी करवा रहे हैं हम आप सभी को। तो जो भी ज्वाइन नहीं कर पाए किसी भी कारण से, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, अभी से भी तैयारी कीजिएगा तो आपका तैयारी परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हम वही चीज़ें दिए हैं जो पेपर में पूछा जाता है, टू द पॉइंट चीज़ें दिए हैं। पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, बट बहुत सारा चीज़ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा। क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ के पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। तो जाइए आपसे ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए अगर एक सीट पक्का करना है सरकारी कॉलेज में। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वीडियो बना दिए कैसे आपको ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अन्यथा प्ले स्टोर पर जाइए, युवा शक्ति जेईई को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा डाउनलोड करके। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि दोहरा निषेचन विशेषता है किसका, इनमें से किसका दोहरा निषेचन विशेषता है। ब्रायोफाइटा, इनमें निषेचन जल पर निर्भर करता है, इसमें आपका दोहरा निषेचन नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, याद रखिएगा आप सभी। बचा आपके पास एक एंजियोस्पर्म, तो याद रखिएगा इसमें आपका दोहरा निषेचन होता है और ये नर युग्म अंडाणु और द्विगणित केंद्रक दोनों के साथ जो है कि निषेचन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं आप सिर्फ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नीचे देखिएगा आपको एक थंब हाथ के आकार का लाइक बटन मिलेगा इस साइड में नीचे में, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा आप सभी। और इस साइड में आपको व्हाइट कलर में सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उसको आप सिर्फ दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन मिल सके आप सभी को, क्लास आपसे मिस ना हो। क्योंकि जितने क्लास अभी करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्लास करवा रहे हैं, अगर इस क्लास को करके जाइएगा तो आराम से प्रश्न बनाइएगा, प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, इतना आश्वासन हम आपको दे रहे हैं। तो चैनल से आपसे जरूर जुड़ जाइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या इसका जो है कि परमाणु संख्या होती है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, आवर्त सारणी को जो सजाया गया है वो किस आधार पर सजाया गया है, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, प्रोटॉन जो होता है इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज जो होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा आप सभी। नेगेटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है, केंद्र में होता है यानी कि नाभिक में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है किससे। देखिए किसी भी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण जो मान होता है वो ग्रहों का द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्या बताएं आपको कि ग्रह का जो द्रव्यमान होता है और उसका जो त्रिज्या होता है इसी पर निर्भर करता है, ना कि किसी वस्तु के द्रव्यमान पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इससे स्वतंत्र होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है किस पर निर्भर करता है, ग्रहों के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, इसको आप स्टार मार के याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। 2 नियम कौन कौन सा, एक आपका आपतन होगा और एक आपका क्या हो जाएगा, परावर्तन। क्या बताएं आपको, एक आपतन होगा और एक होता है आपका परावर्तन। ध्यान दीजिएगा आप सभी, आपतन और परावर्तन होता है और आप सभी को पता है कि एक अभिलंब होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई किरण आया और यहीं से आपका डायरेक्ट सतह से टकराकर वापस चला गया, तो ये क्या हो गया, परावर्तन किरण। आपतन और ये परावर्तन, और आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। बाकी बात ये वाला जो था ये क्या था, आपका अभिलंब था। अच्छा, आपसे याद रखिएगा कि जो छोटी जी का मान होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी पर छोटी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। वहीं पर अगर चंद्रमा पर बात किया जाए छोटी जी का मान कितना होता है, तो यहाँ पर होता है आपका 1.62 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होते हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा, एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णित सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर क्षेत्रफल आप सभी पढ़े होंगे तो आप आराम से इसका आंसर कर लीजिएगा। मान लीजिए कि ये पूरा इसका क्षेत्र था, 8 मीटर क्या है इसकी लंबाई है, 8 मीटर लंबाई है और 6 मीटर इसकी चौड़ाई है। और यहाँ विकर्ण की बात किया गया, तो विकर्ण तो यही होता है, विकर्ण बोलिए हाँ बिल्कुल होता है। तो जो चींटी यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापित करेगा या जाएगा तो इसका विस्थापन कोण का मान क्या होगा। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए विकर्ण का।
तो विकर्ण बराबर क्या होता है पता है आप सभी को। मान लीजिए कि यहाँ पर विकर्ण आपका x है, ठीक है। x बराबर क्या होता है, तो विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है रूट के अंदर में। बात समझे, बिल्कुल बात समझे। तो अब इसी फार्मूला से आपका सवाल बन जाएगा। तो हम क्या बताएं कि अगर विकर्ण का मान निकालना है तो रूट अंदर l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करना है आप सभी को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा रूट अंदर यहाँ पर लंबाई कितना है मेरे पास 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर चौड़ाई 6 दिया हुआ है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब इस पे रूट चढ़ जाएगा, बोलिए हाँ बिल्कुल चढ़ जाएगा। तो 64 और 36 कितना होता है, तो अब यहाँ आइए 64 आपका हो जाएगा यहाँ से 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 रूट चढ़ा हुआ है तो रूट अंदर 100 हो जाएगा इसका मान, और रूट 100 का मान कितना होता है, 10 होता है। तो 10 मीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलिए समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। बस सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना था। यहाँ पे मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, वर्तमान में अभी कितने तत्व हैं पता है आप सभी को। उस समय 63 तत्व थे, याद रखिएगा मेंडलीव के समय। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है कि मेंडलीव ने भविष्य के लिए जैसे कि जर्मेनियम हो गया, गिलेनियम हो गया, एस्केडियम हो गया, ये सभी के लिए खाली स्थान भी छोड़ा था, जो कि आगे चल के धीरे धीरे देखिएगा तो 118 तत्व अभी वर्तमान में आपको देखने के लिए मिलता है। और आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर विस्थापित किया गया था। बाकी बात जितने पहले जो अभी आधुनिक वाला जो देखते हैं पीरियोडिक टेबल, वो आपका परमाणु संख्या पे है। पहले परमाणु द्रव्यमान पर सजाया जा रहा था, जो कि गलत हो जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। वोल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुंजी प्लग जो है ये क्या है आपका, तो ये एक आपका परिपथ जो चालू और बंद करने के लिए, जैसे कि लाइट में देखिएगा जो स्विच होता है वो क्या करता है, बिजली को काटता है और चलाता है, उसी को हम सभी प्लग कुंजी कहते हैं। एक है आपका गैल्वेनोमीटर, ये क्या होता है, तो छोटी धारा को पता लगाने के लिए हम सभी गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, छोटी धारा का पता लगाने के लिए, याद रखिएगा। अच्छा, एमीटर का प्रयोग किस में करते हैं, तो धारा को मापने के लिए हम सभी एमीटर का प्रयोग करते हैं, धारा को मापने के लिए। चीज़ें क्लियर है, धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं हैं। देखिए, पदार्थ की अवस्थाई की बात किया जाए तो ठोस, द्रव, गैस होता है, याद रखिएगा। ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। जैसे कि लोहा क्या है, वो ठोस है। द्रव जैसे कह सकते हैं कि दूध हो गया, क्या है, द्रव है। जैसे कह सकते हैं कि वायु में जो हवा है वो क्या है, गैस है ना। तो ये सभी क्या है, पदार्थ की अवस्था है। अच्छा, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है, प्लाज्मा, याद रखिएगा आप सभी। पदार्थ का अगर चौथा अवस्था पूछा जाए तो प्लाज्मा आपको टिक करना है। अच्छा, पांचवा अवस्था पूछा जाए तो क्या टिक करना है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो जिसे हम शॉर्ट में BEC के नाम से भी जानते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पांचवा अवस्था। अब आइए आगे समझिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एकांतर संकरण का अनुपात है। देखिए, एक संकर या कह सकते हैं या एकांतर संकरण की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मेंडलीव ने एक जो है कि परीक्षण किया था मटर के पौधे पर, पता है आप सभी को, बिल्कुल किया था। तो उस समय एक आपको कह सकते हैं कि एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा के बारे में बताया था। तो वही परीक्षण के आधार पर जो आपका F2 पीढ़ी का लक्षण जो दिया गया है, इसका राइट आंसर जो जाएगा 3:1 होगा। यानी कि 3 आपका लंबा पौधा होगा, 3 आपका क्या होगा, लंबा पौधा होगा, और आपका 1 जो होगा वो आपका बौना पौधा होगा। तो ये मेंडलीव के द्वारा बताया गया था, 1 क्या होगा, बौना पौधा होगा। तो ये 3:1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है कि कच्छ और खंबात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा विकसित की संभावनाएं हैं। देखिए, अगर कच्छ और गुजरात की खाड़ी की बात किया जाए तो याद रखिएगा यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो आपसे कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर
एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ज्वारीय ऊर्जा जो होता है ये आपका ज्वार भाटा के कारण उत्पन्न होता है, याद रखिएगा आप सभी। ज्वार भाटा किससे होता है? जो समुद्र में लहरें आता है उसी से आपका ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और इसी से ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य में देखिएगा तो गुजरात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुजरात में सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, जो कच्छ और खंबात की खाड़ी है यहीं पर। तो कच्छ और खंबात की खाड़ी गुजरात में ही है। इसके अलावा कोयला जो है ये आपका तापीय ऊर्जा का प्रमुख साधन है, जैसे कि कोयला से आपका तापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है एनटीपीसी के थ्रू। सौर ऊर्जा आप सभी को पता है कि सोलर या सौर सेल से ही उत्पादन इसका किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एरेनकैमा किसके द्वारा पौधे के लिए सहायक होता है? एरेनकैमा राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा पौधे को यांत्रिक शक्ति देने के लिए जो है कि ये आपका सहायक होते हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। एरेनकैमा जो होता है मुख्य रूप से जलज पौधा में पाया जाता है। आपका एरेनकैमा जलज पौधा में होता है और ये सहारा देने के लिए जो है कि मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है? तो देखिए सिनेबार जो है ये आपका पारा का अयस्क है। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। पारा जिसे हम सभी एच कहते हैं और ये आपका क्या है? एक आपका द्रव धातु होता है, याद रखिएगा आप सभी। द्रव धातु है आपका, एकमात्र द्रव धातु है आपका। अब ब्रोमीन क्या है? एक द्रव अधातु होता है ब्रोमीन। चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा, पारा का उपयोग जो करते हैं यानी कि Hg का उपयोग जो किया जाता है किसमें किया जाता है? जैसे कि थर्मोमीटर में हम सभी पारा का उपयोग करते हैं। थर्मोमीटर हो गया और उसके बाद बैरोमीटर में भी प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर जिससे हम सभी क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, तो इसमें भी पारा का ही उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो ब्रास आप सभी देख रहे हैं ये आपका तांबा और जस्ता का एक मिश्र धातु होता है। अमलगम क्या है? तो ये आपके पारे और अन्य धातु का एक मिश्रण होता है अमलगम। अगला क्वेश्चन है कि सजीव में पाए जाने वाला जैव पराक्रम है? तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि श्वसन होगा, पोषण होगा और जनन, ये सभी जो है कि सजीव में पाए जाते हैं। श्वसन क्या है? यह आपका ऑक्सीजन लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। पोषण क्या है? तो ये भोजन ग्रहण करता है और पाचन करता है। जनन क्या है? संतित या संतान उत्पन्न करता है, अपना जनन को बढ़ाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो ये आसान प्रश्न है, बना सकते हैं आप सभी। बिल्कुल नाइक्रोम की बनी होती है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए नाइक्रोम का उच्च प्रतिरोध और उसमें स्थिरता जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी कारण से हम सभी हीटर में इसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, जो विद्युत हीटर होता है। और नाइक्रोम ये किसका मिश्र धातु है? निकेल, क्रोमियम और आयरन का। जैसे बताएं कि निकेल हो गया, उसके बाद हो जाएगा क्रोमियम का और उसके बाद हो जाएगा लोहा का या आयरन का होता है मिश्र धातु नाइक्रोम। तो ये याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भार के विचार से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? नाइक्रोम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे कि टोस्टर हो गया, गीजर हो गया, हेयर ड्राई हो गया। और इसका गलनांक बिंदु कितना है पता है आप सभी को? 1400 डिग्री सेल्सियस है। किसका? नाइक्रोम का गलनांक बिंदु। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:8 होगा, याद रखिएगा आप सभी। जो आपका हाइड्रोजन का हो जाएगा वो 1 होगा और ऑक्सीजन का जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। जैसे देखिएगा जो जल होता है, जल का यहाँ पर बात किया गया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए जो जल होता है यानी कि H2O की यहाँ पर बात हुआ है, तो जल में हाइड्रोजन जो होता है वो 2 होता है, ठीक है, और 2 परमाणु होता है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का परमाणु जो होता है वो 1 होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है पता है आप सभी को? हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो इस हिसाब से इसको अगर बनाने का कोशिश कीजिएगा तो अभी क्या बताएं, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बात किया जाए कि हाइड्रोजन का कितना परमाणु जल में होता है, तो 2 और ऑक्सीजन का 1 होता है, बटा अभी हाइड्रोजन का परमाणु भार आपको कितना बताएं कि 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। अब इसको आराम से बना सकते हैं, यहाँ कट जाएगा, 1 1 का 1 हो जाएगा और ये 8 1 का 8 हो जाएगा, तो 1:8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा, जल का घनत्व कितना डिग्री पर ज़्यादा होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है जल का घनत्व, याद रखिएगा आप सभी। होलोजोइक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। क्या बताएं आपको कि पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करता है उसे हम सभी होलोजोइक कहते हैं। बाकी बात, मांसाहारी जो होता है ये कोई भी प्रकार का पोषण का विधि नहीं है। मांसाहारी ये मांस खाता है, अपना भोजन तो खुद तैयार नहीं करता, जैसे कि शेर हो गया, या कह सकते हैं कि जो लक्कड़ बग्घा होता है, ये सभी क्या है, मांसाहारी है। उसके बाद जो कि परजीवी जैसे कि जू देखते हैं आप सभी अपने माथा में, वो क्या है, आपका परजीवी है जो दूसरों पर आश्रित होता है ना। उसके बाद मृतजीवी, जो मृत पदार्थ को या मृत जीव को खाकर अपना जीवन यापन करता है, वही क्या है, आपका मृतजीवी होता है। जैसे कवक क्या है, कवक मृतजीवी है, गले सड़े पचे पर ये उग जाता है। चलिए, यहाँ से आपका प्रॉपर जो है कि एक आपका मॉडल सेट कंप्लीट हो चुका है 20 क्वेश्चन का। जितने भी प्रश्न था सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न था, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न था, याद ज़रूर कर लीजिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं उसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर इर्द गिर्द से क्वेश्चन बनने का रहेगा तो आप आराम से प्रश्न को बना लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता देते हैं जिसको याद करना है। भौतिक एवं खगोल वैज्ञानिक से संबंधित देख लीजिएगा जो खोज करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था। इसका पेन हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। उसके बाद सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फैराडे ने दिया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। याद कर लीजिए, बाद में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो ये नहीं बोलिएगा कि सर आप बताए नहीं थे, तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं, फिर से याद कीजिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड हो जाएगा। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक हो जाएगा। एक्सरे का खोज किसने किया था? रॉन्टजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर ने। उसके बाद ये प्रश्न को काट दीजिएगा, ये प्रश्न आपका गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा रसायन विज्ञान से, जैसे कि आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल जो दिया था द्विमात्रिक मेंडलीफ ने सबसे पहले बनाया था। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टिल ने किया था, या प्रिस्टिल इसे कहा जाता है। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। उसके बाद आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि रेडियो एवं पोलिनियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। तो रेडियम और उसके बाद पोलिनियम का खोज मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। उसके बाद अमोनिया संश्लेषण फ्रिस्टज हेबर ने किया था। आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था? जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था। अगला है पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। टीके का खोज यानी कि वैक्सीन का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। रक्त संचरण का खोज विलियम हार्वे ने। माइक्रोस्कोप की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने, जो कि जीवित कोशिका नहीं मृत कोशिका का खोज किया था, याद रखिएगा आप सभी। और उसके बाद जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने किया था? एलेक्स जेफरीस ने किया था। आइए अब अन्य देख लीजिएगा आप सभी, जैसे कि बिजली का खोज जो किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। रेडियो का खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया था। टेलीफोन का खोज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंट सर्प। और बॉब कहन को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें था जो आपको याद कर लेना है, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहता है। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस सेट को यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, अगर आज के सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा। इतना सा काम आप सभी ज़रूर कीजिएगा।